हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसी कड़ी में आज बच्चों हम लोग URTS 2 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे URTS 2 का पेपर, है ना। ठीक है, तो UR2 इस पेपर में जो क्वेश्चंस है काफ़ी बैलेंस क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन चाइना रोज पेटल्स शो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको देखते हैं। ओवरी इज सुपीरियर, डायडल्फस कंडीशंस या स्टेमन्स आर फाउंड, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द ओवरी। इनमें से बच्चे पूछ रहा है कि क्या क्या बातें सही हो सकती हैं। तो ये बात सही है, ये बात सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। डायडल्फस कंडीशन मटर में मिलती है, जबकि प्लेसेंटा पेरीफेरी पे आपको मिलते हैं कहाँ, सरसों और आर्जीमोन में। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द टिपिकल रूट सिस्टम। तो टिपिकल रूट सिस्टम के फंक्शन ये हमसे पूछ रहा है, और हमको अच्छी तरह से पता है कि जो रूट के फंक्शन है उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी आता है, एंकरेज यानी कि ग्रिप प्रोवाइड करता है, स्टोरेज भी करता है, साथ ही साथ प्लांट हार्मोन्स की सिंथेसिस भी करवाता है। और इसीलिए इसके चारों की चारों बातों ठीक हो जाएंगी और फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहां बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवेंटिशियस रूट्स आर एडवेंटिशियस इन द ईयर। याद रखना बच्चों, जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर या फंक्शन या पोजीशन की वजह से ऐसा नहीं करती हैं, वो प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से ऐसा करती हैं, ठीक है ना। रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन जो होता है वो टैप रूट का होता है। इसके अलावा जो भी रूट निकलेगी वो सब क्या होंगी, एडवेंटिशियस रूट होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम विच कॉन्स्टिट्यूट। और हमको अच्छी तरह पता है बच्चों कि वो हिस्सा जो कि किसी भी प्लांट में बगल से गुजरता है उसको हम बोलते हैं, या बगल से निकलता है नोड के पार्ट से जो सेल्स छूट जाती हैं, तो यहां से जो निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एक्सिलरी बड बोलते हैं, ठीक है। और लीफ के पास एक एक्सिलरी बड जरूर होती है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुल्ली। गायनूसियम इज बाइकार्पेलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी यूनिलॉकुलर एंड बेसल प्लेसेंटेशन। पूछ रहा है कि ये इनमें से किसका है। देखो बच्चे, बेसल प्लेसेंटेशन और इंफीरियर ओवरी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, सनफ्लावर फैमिली के लिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। इनकरेक्ट पूछ रहा है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू। जबकि वास्तव में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होते हैं। बाकी की लाइनें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्लांट शोन डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये बात तो ठीक है। विद इन एन एंजियोस्पर्म्स मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। तो ये बात भी ठीक है। जो एक बात है जो कि गलत साबित हो रही है वो क्या है, वो क्या है, यहां पर होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चे। ऑल द गिवन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ द पेरिनेशन एक्सेप्ट। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि अंडरग्राउंड में स्टोरेज वाला काम नहीं करता है। तो कोलोकेशिया पोटैटो करता है, टर्मरिक ओनियन भी करता है, जिंजर और एलोकेशिया करता है, लेकिन आप कुकुम्बर और वाटरमेलन में ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रू फॉर बोथ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो बच्चों हम इतना जानते हैं कि पोटैटो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट है, खास करके एडवेंटिशियस रूट। तो एक रूट है और दूसरा स्टेम है। तो देखो ये होमोलॉगस तो हो नहीं सकते। अगला है, बोथ हैव एडिबल पार्ट्स एंड आर एनालॉगस। ये बात बिल्कुल ठीक है। बोथ हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द इंडिया फ्रॉम द सेम प्लेस। ये बात गलत है।
बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस, ये बात भी गलत है। तो जो एक बात सही साबित हो रही है वो क्या है, एनालॉगस। एनालॉगस मतलब जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन काम सेम हो। इनका काम क्या है, सेम है, दोनों का काम ही क्या है, स्टोरेज वाला काम दोनों ही करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लैटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज, mature cells constitute the permanent tissues, lateral meristems are cylindrical meristems, the internal structure of the plant shows several similarities as well as dissimilarities। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, देखो जो मैच्योर सेल्स हैं वो कहते हैं कि परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, ठीक बात है। उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम्स आर द सिलेंड्रिकल, ये बात भी ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट शो सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, ये बात भी ठीक है। और लैटरल मेरिस्टेम्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज, ये बात भी एकदम ठीक है। तो यहां पर आते हैं तो हमको मिलेगा इसका आंसर ए बी सी डी, सारे आंसर इसके हमको ठीक मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू द फैमिली एस्टेरिएसी। देखो बच्चे, एस्टेरिएसी फैमिली सूरजमुखी की फैमिली है जिसमें पाया जाता है हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, बाइकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट तो पाए जाते हैं, कैलिक्स मॉडिफाई हो जाता है और इसको पैपस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंफीरियर वर्ड आया है ना, इंफीरियर वर्ड आना चाहिए था, आया क्या है, सुपीरियर। तो यही एक बात है जो कि रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो, इन विच टिश्यू विल वन फाइंड द एब्सेंस ऑफ फाइबर इन द कोनिफर्स। देखो बच्चे, फाइबर वैसे तो पाए जाते हैं लेकिन कोनिफर्स के जो सेकेंडरी जाइलम है यहां पर ये चीज नहीं पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, एक किसी न किसी फ्रूट के प्लेसेंटा का डायग्राम है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, देखते हैं क्या है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लेग्यूम, जबकि ऐसा नहीं है, लेग्यूम में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। ठीक है, द ओवरी बियरिंग मोर देन 2 लॉक्यूल्स, ये बात तो हमको ठीक दिख रही है। ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, तो ये बात भी क्या है, गलत हो गई है। और टोमेटो एंड चाइना रोज पजेज दिस प्लेसेंटेशन, एकदम ठीक बात है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमको बी और डी दो ऑप्शन ठीक मिल रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आप जानते हो मटर में पाया जाता है और ये डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं स्टैंडर्ड, विंग और कील। तो जो सबसे बड़ा पेटल होता है बच्चे उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, उसके अंदर में जो पाए जाएंगे उसे हम बोलते हैं विंग, और उसके अंदर में जो पाया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, कील। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग हो गया, और सबसे आगे की तरफ होता है कील। तो ये जो कील होता है आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस भी करते हैं 1 + 2 + 2, और ये 2 को हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। स्मॉलेस्ट पेटल्स आर फाउंड ऑन द एंटीरियर साइड। चलो यहां बढ़ते हैं, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन गिवन टाइप्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा भी है और स्क्लेरेन्काइमा भी है। अगर हम बात करते हैं पजेस द थिन सेलुलोजिक वॉल, ठीक बात है। पजेस थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, एकदम ठीक बात है। सेल्स आर यूजुअली लिविंग एंड आइसोडायमेट्रिक, ये भी सत्य है। और सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये बात भी स्क्लेरेन्काइमा के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। पैरेन्काइमा कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि ये खुद बहुत कमजोर सेल होती हैं, ये क्या ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, और ये डेड होती हैं तो इसीलिए स्टोरेज और सिक्रेशन भी प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो पूछ क्या रहा है, करेक्ट डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमको जो करेक्ट डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 और 2 का ही मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देखो अब कह रहा है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है बच्चे, ध्यान रखना, राइजोफोरा का जो प्लांट होता है वो कहाँ उगता है, हमेशा याद रखना बच्चे, वो दलदली जगहों पे उगता है। दलदली जगहों पे उगने की वजह से जो इसकी जो रूट्स हैं
उनमें कुछ रूट्स में आपको देखने को मिलेगा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा ताकि ये सांस ले सके। तो ग्रोज इन मैनग्रोव्स और स्वैम्पी एरिया। न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट फॉर द गैसेस एक्सचेंज, ये बात भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है क्योंकि कीचड़ है। मेनी रूट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। रूट का नेचर नहीं होता है कि वर्टिकली अपवर्ड जाए, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में इसको जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात देखें तो तीनों बातें एकदम ठीक हैं और आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो बच्चे, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ए एंड इज रिफर्ड टू एज सी एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम हैज डी एंड रिफर्ड टू एज बी। तो देखो, जब भी जो पहला बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, लेकिन वो होता कैसा है? नैरो सीव ट्यूब होती हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा नैरो सीव ट्यूब के बराबर, ठीक है। तो यानी कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन रिफर टू एज सी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। अब देखो, प्रोटोफ्लोएम यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो रिफर टू एज प्रोटोफ्लोएम। एंड लेटर फॉर्म हैज, जो बाद में बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें बिगर सीव ट्यूब्स होंगी, ठीक है। तो उसमें बिगर सीव ट्यूब्स होंगी, तो यहां पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिगर सीव ट्यूब्स हो जाएगी। यहां पर ध्यान देना, ए को हम लोग बोल देंगे नैरो सीव ट्यूब और सी को बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। तो ये बात यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर इन्होंने बी को बोला हुआ है और डी हो गया बिगर सीव ट्यूब्स और बी क्या हो जाएगा? मेटाफ्लोएम। तो दिखने में आपको पहला आंसर लगेगा, लेकिन वास्तव में है क्या? दूसरा आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी एक फिल इन द ब्लैंक से बच्चों देखना ध्यान से। जनरली मोनोकोटिलिडनस सीड्स आर ए बट सम एज इन बी आर सी। तो ज्यादातर मोनोकॉट जो सीड होते हैं उनमें इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इसीलिए हम उनको क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन कुछ एज इन, अब एग्जांपल दे रहा है कि होते तो इंडोस्पर्मिक है, लेकिन ऑर्किड में क्या होते हैं? ये नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, 5 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। अ फ्लावर में बी पेंटामेरस। अब पेंटामेरस मतलब जिसमें हर चीज 5 हो। टेट्रामेरस मतलब 4 हो, और ट्राइमेरस मतलब 3 हो। तो कह रहा है फ्लावर में बी पेंटामेरस, टेट्रामेरस और ट्राइमेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ, तो होना चाहिए इसके नियम के हिसाब से 5, 4 और 3, जबकि लिखा क्या है? 3, 4 और 5। तो यही बात इन्होंने क्या कर दी? गलत कर दी, ठीक। फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट, ये बात एकदम ठीक है। Based on the position of the calyx, corolla and rhizome in respect of the ovary or the thalamus of the flower are described as hypogynous, epigynous और perigynous, ये बात भी एकदम ठीक है, आपने पढ़ रखा है इसको, ये बात भी एकदम ठीक है। Floral whorls are arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel that is called thalamus या फिर receptacle, ये बात भी ठीक है। Calyx is the outermost whorl of the flower and members are called petals। अब देखो, जो कैलिक्स होगा बेटा, कैलिक्स जो होता है उसमें होते हैं सेपल, पेटल नहीं होते हैं। तो यहां पर आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो रहा है? गलत मालूम चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको 3 ही सही मिल रहा है, बी, सी और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फ्लोरल डायग्राम हमें बता रहा है कि क्या है? ये किसी न किसी फैमिली का है। फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली टू विच द सीरियल्स एंड मिलेट्स बिलोंग। देखो, ये है, आपको पता है, मटर के खानदान का फ्लोरल डायग्राम। ये है सोलेनेसी, ऑब्लिकली प्लेस्ड है ना। यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 9+1 दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखो
ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी दिख रही है, सोलन प्लेसेंटा दिख रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेमन्स दिख रहे हैं, जिसमें से 4 अंदर हैं और 2 बाहर हैं, ये ब्रेसिकेसी है। और ये वाला जो हिस्सा है जो आपको थोड़ा विशेष टाइप का दिख रहा है, यही है किसका, पोएसी का डायग्राम है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको 3 स्टेमन ऊपर और 3 स्टेमन नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है वही क्या है, मिलेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एसर्शन और रीजन पे आ जाते हैं। देखो, पेटियोल्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल। ध्यान से अगर तुम देखोगे बच्चे तो ये प्लांट है और ये पत्ती है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये वाला हिस्सा क्या है, पेटियोल। और ये वाला हिस्सा क्या करता है, पत्ती को फ्लटर करने में मदद करता है। तो पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड्स देयर बाय द कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। तो दोनों ही बातें सत्य हैं, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी आर है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ। देखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और अगला है क्या, ओनली थिन वॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हम सभी जानते हैं कि आंसर क्या होगा इसका, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, यहां पर आपको कॉलम दिया गया है और इस कॉलम को आपको मिलाना है, ठीक है। देखो, जो एंडोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन देते हैं, आपको पता है। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। ओवरी जो होती है जब भी मैच्योर होगी फ्रूट बनाएगी। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, और जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो ए मैच कर जाएगा 1 से, और ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1 से मैच कर रहा है, इसका मतलब दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। तो हो जाएगा आंसर इसका 1। वैसे पूरा देख लेते हैं, बी देखो 3rd से मिल जाएगा, सी देखो 4th से मिल जाएगा, और डी जो है वो 2nd से मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2nd। चलो, यहां पर देखो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर। एकदम ठीक बात है। स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद द अदर मेंबर्स ऑफ सच पेटल्स और एमंग देमसेल्व्स। तो ये बात भी एकदम ठीक है, दोनों ही बातें एकदम ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है ये दोनों बातें एकदम ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, एक तरफ लिखा है एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एपिकल मेरिस्टेम एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम भी बनाता है और दूसरा एक्सिलरी बड भी बनाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखें तो ये भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम ये भी बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ये रीजनरेशन भी देता है पौधों के उन हिस्सों को जिसको बकरियां या कोई भी हर्बीवोर्स खा जाते हैं। और जो तीसरा हिस्सा है इसका बेटा, वो कैसा है, वो देखो ध्यान से, लैटरल मेरिस्टेम होता है, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है और जो कि क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से मिलाओगे तो ए जो है मिल रहा है 1 और 5 से, तो ए 1 और 5 से यहां मिल रहा है और 1 और 5 से यहां मिल रहा है। बी मिल रहा है 1 और 4 से, यहां पर बी मिल रहा है 1 और 5 से, जबकि यहां पर बी मिल रहा है 1 और 4 से, और सी मिल जाएगा 2nd और 3rd से। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, आगे आओ। क्रूसीफेरी डिफर्स फ्रॉम द मालवेसी इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्रूसीफेरी में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिससे वो मालवेसी से क्या होता है, अलग समझ में आता है।
देखो क्रूसीफेरी में क्या क्या होना चाहिए, क्रूसीफेरी में बाइकार्पेलरी होना चाहिए, बाइलॉक्यूलर होना चाहिए और सिलिकुआ फ्रूट होना चाहिए। एकदम सही बात है। इसमें फॉल्स रेपलम, फॉल्स सेप्टम भी बनता है, जिसको आप रेपलम के नाम से जानते हो, हालांकि इसकी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है। तो यहां पर बाइकार्पेलरी का होना, बाइलॉक्यूलर ओवरी का होना और सिलिकुआ फ्रूट का होना ही क्रूसीफेरी की पहचान है, जो कि इसको मालवेसी से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कुछ बातें लिखी हुई हैं और इन बातों के संदर्भ में सही और गलत हमको देखना है। इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, कह रहा है असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, स्टेम के बारे में कह रहा है। अब असेंडिंग का मतलब ही होता क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाना, तो ये बात एकदम सही है। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रेडिकल से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं। तो ये बात हो गई, ये बात तो ठीक हो गई, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। Stems are generally green when older but brown when young। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात को घुमाया गया है। स्टेम जब यंग होता है तब ग्रीन होता है और जैसे जैसे पुराना होता है उसके ऊपर बार्क लगती चली जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या हो जाता है, ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन हो जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बात भी क्या है, गलत है। इट में परफॉर्म फंक्शन ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर वेजिटेटिव फंक्शन भी ये परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए यहां पर आप देखोगे पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है और तीसरा भी क्या है, सॉरी चौथा क्या है, सही है। तो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स और डी है फिर से ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो यहां पर बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं और इसको डाइकॉट और मोनोकॉट के संदर्भ में हमको देखना है। ठीक है, तो यहां पर लीफ हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो मतलब होता है नीचे, स्टोमा मतलब स्टोमेटा, तो स्टोमेटा नीचे होता है कहां, आपको पता है डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में दोनों तरफ एक बराबर होता है। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पाइनी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये बात भी आपको देखने को मिल जाएगी डाइकॉट में। लीफ इज एम्फीस्टोमिक, मतलब एम्फी मतलब होता है बोथ, तो दोनों साइड में आपको स्टोमेटा देखने को मिल जा रहा है मोनोकॉट में। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज, तो कंजॉइंट और क्लोज मतलब जहां पर कैम्बियम प्रेजेंट ना हो। इसके बाद आता है एपिडर्मिस क्यूटिकुलाइज, क्यूटिकल वाली एपिडर्मिस आती है। वेस्कुलर बंडल ऑफ डिफरेंट साइजेस, अब देखो वेस्कुलर बंडल ऑफ डिफरेंट साइजेस, यहां पर आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे अगर कोई ये पत्ती है ना, और अगर ये डाइकॉट की पत्ती है तो आप देखोगे इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती जाती हैं और यही जो ब्रांचेस हैं आगे चल के और पतली हो जाती हैं, है ना। तो ब्रांचेस जैसे जैसे पतली हो जाएंगी, बताओ उनके जो वेस्कुलर बंडल है वो भी कैसे हो जाएंगे, पतले होते जाएंगे। तो अगर आप देखो वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द डिफरेंट साइज आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, वैसे तो दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट में, जबकि वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द सिमिलर साइड एक्सेप्ट मिडवेन। अब देखो अगर कहीं पे ये मोनोकॉट होगा तो मोनोकॉट में आप क्या देखोगे कि ये पत्ती है और इस पत्ती में जो जाइलम फ्लोएम या जो वेस्कुलर बंडल मिड वेन से गुजरेगा सिर्फ वही थिक होगा, सिर्फ क्या होगा, वही थिक होगा, और जो बाकी का हिस्सा है वो कैसा होगा, पतला होगा और एक बराबर या फिर एक जैसा होगा। तो इसमें सारे के सारे गुणों को मैंने बता दिया, सारी सारी प्रॉपर्टी बता दी। अब जब आप इसको मिलाने बैठोगे तो यहाँ पाओगे कि फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ और सेवेंथ ये सब किसके हो जाएंगे, डाइकॉट के पार्ट हो जाएंगे, जबकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और एट्थ ये किसके पार्ट हो जाएंगे, मोनोकॉट के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डाइकॉट लीफ हो गई, ये मोनोकॉट लीफ हो गई, आप मिलाओगे तो आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल मे बी अ ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइकॉट स्टेम के बारे में आपको बातें सेलेक्ट करनी हैं। ठीक है, देखो एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल मे बी अ ट्राइकोम्स और स्टोमेटा, बात एकदम ठीक है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ द कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल, अब डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा है तो ये बात ठीक है, और ओपन वेस्कुलर बंडल भी आपको देखने को मिलते हैं,
ठीक। प्रेजेंस ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा एबव द फ्लोएम, ये भी एकदम ठीक बात है। जब आप वेस्कुलर बंडल को वहां पे पढ़ते हो, है ना, तो वहां पर वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो आपको मिलता है ये स्क्लेरेनकाइमा, ये देखने को आपको मिल जाता है। आप डायग्राम देखोगे, प्रेजेंस ऑफ कंजंक्टिव टिश्यू बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ये वाली जो बात है बच्चे, कि जो कंजंक्टिव टिश्यू वाली बात कह रहा है, ये होती कहाँ है? ये रूट में होती है। स्टेम में क्या होती है? नहीं होती है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो स्टेम है। इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ए, बी और सी क्या होंगे? ठीक होंगे। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली जो डी ऑप्शन है वही कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी के तो ठीक है। यहां पे कह रहा है डी इज करेक्ट, यहां पे भी डी करेक्ट बोल रहा है, ओनली ए बोल रहा है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। देखो आगे आ जाओ। फैमिली फैबेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फैबेसी फैमिली याद रखना बच्चों, मटर की फैमिली है। जिस भी फ्लोरल फार्मूले में आपको 9+1 लिखा हुआ दिखे, आप समझ जाओ कि ये फैबेसी फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है, अब फैबेसी फैमिली में आपने देखा होगा बच्चों कि यहाँ पर जो मटर का आपने पेड़ देखा होगा, इसमें जो मटर की जो फली लगी होती है, मटर की फली में सीड यहाँ पर लगे होते हैं और इनमें कोई पार्टीशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कैसी हो जाती है? मोनोकार्पेलरी हो जाती है, सुपीरियर होती है, और एक ही लॉक्यूल में सारे होते हैं। और जबकि सारे के सारे जो प्लेसेंटा होते हैं वो कहाँ होते हैं? मार्जिन पे होते हैं। इसीलिए फैबेसी फैमिली के बारे में जो बात सत्य है वो क्या है? कि मोनोकार्पेलरी होगा, सुपीरियर होगा, यूनिलॉक्यूलर होगा और मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा। ठीक है, बाकी के सभी में देखो बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी लिखा है, तो उनको पढ़ने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ ऑफ द प्लांट हैज, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ ऑफ द प्लांट हैज। ठीक, यहां पर देखो कई ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। कंस्पिकुअस क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। कंस्पिकुअस मतलब होता है कि जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ जाए, आसानी से जो आपको दिखाई पड़ जाए। तो आपके लिए ये बात तो एकदम ठीक है कि क्यूटिकल तो देखने को मिलती है। ठीक है, क्यूटिकल देखने को आपको मिलती है। दूसरा, पैलिसेड टिश्यू टुवर्ड्स द एबैक्सियल एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टुवर्ड्स द एडैक्सियल। देखो जब आप लीफ काटते हो, और खास करके जब डाइकॉट लीफ काटते हो, तो जो लंबी लंबी सेल है वो आपको कहाँ मिलती हैं? एडैक्सियल साइड में। कहाँ मिलती हैं? एडैक्सियल साइड में। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल क्या रहा है? पैलिसेड टिश्यू टुवर्ड्स द अबैक्सियल साइड। ठीक है, तो इन्होंने उल्टा बोल दिया, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये बात ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बुली फॉर्म सेल्स इन एडैक्सियल एपिडर्मिस, जब बात ही डॉर्सी वेंट्रल लीफ की कर रहा है, तो बुली फॉर्म सेल के होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये कहां मिलती हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ में मिलती हैं। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल दैट इज नोन एज सीथ। तो ये बात एकदम ठीक है। तो यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा क्या? सेकेंड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। Which of the read the following statements and choose the correct option. Underground stems of potato, ginger, turmeric, zamikant, colocasia are modified to store foods. बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो स्टेम ही हैं, लेकिन कैसे हैं? अंडरग्राउंड हैं। और वो क्या करते हैं? खाने को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, ताकि वो अगले साल भी एडवर्स कंडीशन को पार करके अगले साल सरवाइव कर सकें। अच्छा, और दूसरा स्टेटमेंट क्या अगला? दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ द पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। ये बिल्कुल सही बात है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा तो इनका कुछ जो जीवित पार्ट है वो जमीन के अंदर दबा हुआ रहेगा, और जब वो कंडीशन हट जाएगी, फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो वहीं से वो फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेंगे। इसीलिए हम देखें तो बोथ स्टेटमेंट्स क्या होंगे? अपने ठीक होंगे, करेक्ट होंगे, और आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड।
चलो यहां देखते हैं बच्चे, in grasses, certain adaxial epidermal cells along with the veins modify themselves into large empty colorless cells that is called bulliform cells. ठीक है, बहुत सारी अभी आपने देखा कि ग्रासेस में क्या होता है, डॉर्सल सतह जो होती है उसमें बहुत सारी सेल्स बुलिफॉर्म सेल में कन्वर्ट होती हैं. ऑल टिश्यूज ऑन द आउटर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील, जबकि ऐसी बात नहीं है. ये हो गई आपकी एपिडर्मिस और ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस. ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई एंडोडर्मिस, और इसके अंदर की जो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या किस में काउंट होती हैं, स्टील में काउंट होती हैं. जबकि ये क्या कह रहे हैं, आउटर साइड ऑफ द एपिडर्मिस. तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो ठीक है लेकिन स्टेटमेंट 2 ठीक नहीं है. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू in the plant. Xylem function as conducting tissue for the water and mineral from the roots to the stem and the leaves. ये बात ठीक है. Incorrect पूछ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा. Xylem provides the mechanical strength to the plant part. ये बात भी काफी हद तक ठीक है. Xylem and phloem assimilate food when they contain chloroplast. तो ये बात एकदम गलत है. Xylem phloem में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती है. तो ये बात एकदम गलत है और इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. देखो ये डायग्राम पहले आपके एनसीईआरटी में था, अभी ये हट चुका है, बट फिर भी आपको बता देते हैं. यहां पर ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एक्सिलरी बड. ठीक, और जो हिस्सा आपको बाहर की तरफ निकलता दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डियम. और ये वाला जो हिस्सा आपको तीसरा दिखाई दे रहा है, सी वाला पार्ट है, यही क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम. और ये जो डी वाला पोर्शन आपको सबसे किनारे का दिखाई दे रहा है, ये वो वेस्कुलर टिश्यू है जिनमें अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है. तो अगर हम इस लिहाज से चलें तो एक्सिलरी बड, बी लीफ प्राइमोर्डियम और सी शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd. चलो आगे बढ़ते हैं. इन सिल्क कॉटन ट्रीज इंसिजन ऑफ द लेमिना इज एब्सेंट. ये बात गलत है. ये एग्जाम्पल भी है, आपको पता है सिल्क कॉटन में जो आपको इंसिजन्स है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लीव्स. ठीक है, leaflets are attached to the common point in the tip of the petiole. ये बात ठीक है. bud is absent in the axil of the leaves. नहीं, bud present होती है और lateral side में ना हो करके ये कहाँ एक common point पे जुड़े रहते हैं. सभी के सभी हिस्से क्या होते हैं, common point पे जुड़े होते हैं, और इसे ही हम एक मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, पामेटली. ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए इसको. ठीक है, सिल्क कॉटन आंसर है 3rd. अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांचेस, इसको हम कहते हैं बच्चों फिलोटैक्सी. बहुत ही आसान. आगे बढ़ते हैं. A neuron layer occurs in the peripheral region of A and it is made up of B. इसको देखो, अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, जब आपने इस तरीके से एक मोनोकॉट सीड पढ़ा था तो याद करो उसमें एक लेयर पढ़ी थी इस तरीके से, और इसके अंदर के हिस्से को आपने क्या बोल दिया था, इसके अंदर के हिस्से को आपने बोल दिया था एंडोस्पर्म. और इस एंडोस्पर्म के सुरक्षा जो करती है उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोल दिया एल्यूरॉन लेयर.
इसे आपने क्या बोल दिया, एलेरॉन लेयर। और जो कि बनी होती है किसकी, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, तो एलेरॉन लेयर अकर्स इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ, किसके किनारे किनारे होती है, ये एंडोस्पर्म के किनारे किनारे होती है। और बनी किसकी होती है, बोलो, बनी होती है प्रोटीन की, है ना। तो आंसर थर्ड ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, can I read the following statements carefully? It is present below to the epidermis, डाइकॉट स्टेम के ठीक नीचे, यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है क्या, हाइपोडर्मिस। क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। अब चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, उसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगी, हाइपोडर्मिस। लेकिन एनसीईआरटी ये बात लिखती है और ये सत्य भी है कि जितने भी डाइकॉट हैं उनकी हाइपोडर्मिस जिंदा होती है, कोलन काइमेटस होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मोनोकॉट होगा तो उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो डेड होती है और स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो सेल्स आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट। ये तीनों बातें एक ही चीज के लिए सत्य हैं और वो क्या है, कोलन काइमा। कोलन काइमा में ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम इन द ओवरी इज सीन इन, फॉल्स सेप्टम जिसे आप रेपलम भी कहते हो, वो मिलता है कहाँ, आर्जिमोन में और मस्टर्ड में। और आर्जिमोन और मस्टर्ड दोनों में ही मिलता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, जहां पर जो सीड्स होते हैं वो वाल पे लगे होते हैं, किनारे किनारे रिम पे लगे होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लीव्स। तो लीव डेवलप्स एट द नोड, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, लीव्स बियर bud in the axil and the leaves are arranged in the basipetal order। इसको समझने के लिए पहले ये समझ लो एक्रोपिटल क्या होता है और बेसिपिटल क्या होता है। देखो जैसे मान लो अगर ये कोई प्लांट है, ठीक, इस प्लांट पे लगी होंगी क्या, पत्तियां। देखो यहां पर तुम क्या देखोगे, यहां पर तुम देखोगे जो ओल्ड लीफ है वो कहां है, नीचे है, और जो न्यू लीफ है वो कहां है, ऊपर है। तो जब भी कोई ओल्ड लीफ नीचे हो और न्यू लीफ ऊपर हो, यानी कि नीचे पुरानी और ऊपर नई पत्ती हो, तो ऐसे को कहते हैं बच्चों एक्रोपेटल ऑर्डर। और जब भी कोई चीज पुराना फूल ऊपर हो और नया फूल नीचे हो, जो कि आपको साइमोस में देखने को मिलता है, तो वहां पर हो जाएगा बेसिपिटल। लेकिन लीफ के केस में है क्या, एक्रोपेटल। इसलिए आंसर क्या ठीक हो जाएगा, बताओ। आंसर ठीक हो जाएगा फोर्थ वाला। यहां देखो ट्राइकोम है, रूट हेयर है, सब्सिडरी सेल है और क्यूटिकल है, ठीक है। तो अगर हम इनको मैच कराएं बच्चों, तो ट्राइकोम है वो आपको पता है मल्टी सेलुलर होता है। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्यूटिकल जो होता है वो रूट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि क्यूटिकल पानी को जाने नहीं देता है। और सब्सिडरी सेल कहाँ मिल जाती हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती हैं। तो देखो ए की मैचिंग करा दी आपने 3 से, है ना, बी की मैचिंग करा दी आपने 4 से, ठीक है, और सी की मैचिंग करा दी आपने 1 से, और डी की मैचिंग करा दी आपने 2 से। तो आंसर विल बी फर्स्ट। यहां ध्यान दो, टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज लेबल्ड एज ए एंड दूसरा आर। फ्लावर्स ऑफ बीन एंड कैसिया हैव जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। देखो जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, प्लांट फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बट ओनली 1 प्लेन। जैसे अगर आप एक अल्फाबेट लेते हो
ए, तो ए को आप सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बांट पाओगे, है ना। लेकिन दूसरा कह रहा है फ्लावर ऑफ बीन एंड केसिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ। ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इन्होंने लिख दी। रेडियल मतलब होता है कई प्लेन से आप बांट सकते हो, है ना, एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ठीक है, लेकिन सॉरी असर्शन ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है। सो बोथ ए एंड आर नो, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलो, दो स्टेटमेंट यहां पर भी हैं। वेसल सेल्स आर डिवाइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सही बात है, जो वेसल्स होंगी, है ना, उनमें क्या होता है, बाद में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हट जाता है ताकि ये वाटर को आराम से मूव करा सकें, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म हट जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैज प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ये बात भी एकदम ठीक है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो जिंदा होती हैं और उनमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें ठीक हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर क्या है, करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलो, द रीजन ऑफ द रूट टिप whose cells undergo the rapid elongation। अब इलोंगेशन की बात कर रहा है, मैचुरेशन की बात नहीं कर रहा है, ना फॉर्मेशन या मेरिस्टेमेटिक जोन की बात कर रहा है। एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। देखो यहां, आइडेंटिफाई द फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बच्चों कभी भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इनकरेक्ट या करेक्ट को अंडरलाइन कर लिया करो, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड। ठीक है, सही बात है, थिक है, टैपरिंग एंड भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी रहा है। सेल्स आर डेड एंड डिवाइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, है ना, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ थिकनिंग इन इट्स आउटर वॉल। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आउटर वॉल की जगह लिखा हुआ है इनर वॉल, है ना, और इट इज ए वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है ना, थिक लिग्निफाइड भी है, डेड भी है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें जो थिकनिंग है वो आउटर वॉल पे ना होकर के कहाँ है, इनर वॉल पे है। इसकी थिकनिंग क्या है, इनर वॉल पे इसकी थिकनिंग है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये यूआरटीएस पेपर 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और इसी तरह से हम लोग अपने अलग अलग पेपर्स को डिस्कस करते हुए आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।